हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और जनरल एंट्रीज तक का काम हमने इसमें किया था। देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू क्या क्या हमने इसमें चीज़ें की थी। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने किया था इसमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनीज़ देखी थी, यानी कि कंपनी होती क्या है, ठीक है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक यहाँ पे होती हैं। टाइप ऑफ द कंपनी देखी थी, जिसमें 3 टाइप की कंपनी हमने पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, जिनकी अलग अलग यहाँ पे अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक थी। फिर क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ द शेयर्स पढ़े थे, जिसमें मेनली हमने 2 टाइप के शेयर पढ़े थे। एक तो पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर, दूसरे हमने पढ़े थे इक्विटी शेयर। फिर टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हमने देखी थे अलग अलग, अक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर, नॉन अक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर, ये सब हमने देखा था। फिर हमने पढ़ा था ये प्रेफरेंस शेयर के टाइप हो गए। उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूज होते हैं, बेसिकली कंपनी के टर्म्स में यूज होते हैं, उनको हमने यहाँ पे देखा था। और फिर हमने कैपिटल के बारे में बात करी थी कि कंपनी में कैपिटल कितने टाइप की हो सकती है, और तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, तो इस पे हमने बात करी थी, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्रीवियस वाली वीडियो पे चले जाएंगे। पहले वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, राइट। फिर हमने जनरल एंट्रीज़ की थी। जनरल एंट्री समझा भी था कि कैसे जनरल एंट्रीज़ की बनेगी और कैसे इसके जो अदर कंपनी की जनरल एंट्री होती है या हमारी जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की जनरल एंट्री होती है कैपिटल की, वो एक के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। और लास्ट में हमने इसमें देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें हमने देखा था कि अगर कंपनी चाहे तो कैश के अदर भी यहाँ पे शेयर्स को इश्यू कर सकती है, यानी कि वो कैश के पेमेंट करने के बदले में क्या आपके शेयर्स को इश्यू कर देगी वेंडर को, ठीक है। तो ये आपका था कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें होता क्या है, आपके जो आप परचेज करते हो उसके एसेट को, सबसे पहले आप एसेट को परचेज कर लेते हो, उसके बाद अगर उसकी कोई लाइबिलिटी आपको दी जाती है तो आप लाइबिलिटी भी उसकी एक्वायर कर लेते हो। ऑल्दो आप उसकी लाइबिलिटी को उसके एसेट्स में से माइनस करोगे क्योंकि आपने पेमेंट करना है उसके बिहाफ में, राइट। तो उसके बाद हमने राइट साइड में, आप क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज आपने ले ली। फिर आप अगर किसी प्रकार का कोई आपका क्या है, अगर वेंडर कोई कैश में पैसा मांगता है या कोई ऐसा पैसा वो इंडिविजुअली मांगता है तो उसको पेमेंट करेंगे, और जो बाकी का अमाउंट था वो आप शेयर्स में दोगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और अगर हमारी एसेट की वैल्यू, हमारे एसेट की वैल्यू हमारे परचेज कंसिडरेशन से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन हमने कम पे किया तो हम उसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। अगर हमने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे किया एज़ कम्पेयर टू हिज हर एसेट, तो उस केस में जो बनेगी, जो आपकी क्लोजिंग एंट्री बनेगी, जो आपकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें हम बैलेंस बैठाने वाली एंट्री होगी आपकी, वो आपकी होगी गुडविल की एंट्री, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे कर लिया था। आज हम देखेंगे कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल, और उसके अलावा कुछ यहाँ पे इश्यू जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू, और फिर री इश्यू ऑफ द शेयर। इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसमें जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाए हैं ताकि आपको सारे समझ में आ जाए। इसमें इलस्ट्रेशन डाले हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसको और बने रहिए वीडियो के साथ। जो पहला एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल दिया है आपके जो इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश का है, जिसका हमने कल यहाँ पे बात करी थी, उसी का एग्जांपल है। उसको देख लेते हैं कैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। एक कंपनी इश्यूड 15,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 15,000 शेयर हैं और 100 रुपये का एक शेयर है, और फुल्ली पेड अप है, यानी कि पूरा अमाउंट यहाँ पे मंगा लिया गया है, कॉल्ड अप कर लिया है। फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी फ्रॉम द गुप्ता ब्रदर। गुप्ता ब्रदर से ये एसेट्स एंड लाइबिलिटी परचेज की। प्लांट एक्वायर की इतने की, स्टॉक दी 4,50,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग मिली 6 लाख की, सन्डी क्रेडिटर्स में मिले 1 लाख के, है ना। तो कह रहा पास जनरल एंट्री को पास करना है। तो सबसे पहले हमने जनरल एंट्री की देखनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सन्ड्री
एसेट्स को जो हमने एक्वायर करी, क्योंकि जो हमने एसेट हमें मिली तो एसेट हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई। एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जितनी भी एसेट हमें मिली वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करने वाले हैं। प्लांट अकाउंट हमने डेबिट किया, बिल्डिंग अकाउंट हमने डेबिट किया, स्टॉक अकाउंट हमने डेबिट किया। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, ये 3 चीज़ें हमने क्या करी, डेबिट करी, ये 3 चीज़ें। अब क्रेडिट क्या करेंगे, सबसे पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ लाइबिलिटी भी मिल गई है, हमें उसके साथ में कुछ लाइबिलिटी भी दे दी गई है। तो लाइबिलिटी हमारे पास कितने की आ गई, 1 लाख की लाइबिलिटी आ गई, तो इसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको माइनस करना है। उसके बाद गुप्ता ब्रदर्स को हमने शेयर्स दे दिए, यानी कि परचेज कंसिडरेशन हमारा कितने का हो गया, 15 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, और इक्विटी शेयर हमने कितने के दे दिए गुप्ता को, 15 लाख के। यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखा गया है, ये एंट्री जो है वो आपकी कैपिटल, शेयर कैपिटल का एंट्री है, शेयर कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पे थी। अब देख लेते हैं टोटल बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 16 लाख का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए हमने शेयर उनको इश्यू करने हैं कितने, एक कंपनी इश्यूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो हमारे पास कितने हो गए, 15, ये हमारे पास शेयर हो गए। ठीक है, 15 लाख के इक्विटी शेयर जो हमने किसको देने हैं, गुप्ता ब्रोस को, यानी कि गुप्ता ब्रदर्स को। तो 15 लाख के हमने शेयर इनको दे दिए, पहली चीज़। उसके बाद जो क्रेडिटर्स, यानी कि जो हमें लाइबिलिटी हमें एक्वायर की है हमने उनकी, तो वो लाइबिलिटी को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि इसको भी हमको माइनस करना है। तो टोटल क्रेडिट साइड का अमाउंट हमारे पास हो जाता है कितना, 16 लाख रुपीज़, 16 लाख रुपीज़ हमारे पास हो गया। अब डेबिट साइड का बैलेंस देखते हैं। हमारी जो प्लांट की कॉस्ट थी वो 3,50,000 थी, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की थी, और स्टॉक हमारे पास 4,50,000 का था। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये हो गए हमारे पास 14 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे केस कौन सा बनता है, देखिए यहाँ पे वो केस बनेगा जिसमें हमें गुडविल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एसेट की वैल्यू है वो कम है, लेकिन हमने जो उसको पे किया वो ज़्यादा पे किया। हमने कितना पे किया, 15 लाख के तो हमने उसको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, और 1 लाख का हमने बोला कि हम तेरी लाइबिलिटी का भी पेमेंट करेंगे। तो टोटल उसकी जो कंसिडरेशन की कॉस्ट हो गई वो हो गई हमारे पास 16 लाख रुपए, जबकि एक्चुअल में जो उससे हमने एसेट को एक्वायर किया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 14 लाख रुपीज़। तो गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ है बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। देखिए 2 लाख की क्या हो गई, गुडविल हो गई। तब जाके हमारे पास डेबिट का पूरा 16 लाख और क्रेडिट का पूरा 16 लाख यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट नंबर का केस था, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे एक्सेस अमाउंट हमको पे करना पड़ता है जो उसकी एसेट की अमाउंट है उससे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, यहाँ पे अलग से भी एंट्री की गई है, गुप्ता ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को दी है, ये एंट्री हम सीधे सीधे यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्टली ये एंट्री यहीं पे कर दी थी, इसको हमने यहीं पे कर दिया था शेयर कैपिटल के नाम से। ठीक, और ये क्रेडिटर्स हमारी हो गई, या इसको आप अलग से भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग इश्यू ऑफ 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेमेंट और बिजनेस प्राइस। और गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पे फॉर्मूला कुछ लगाना थोड़ी है आपने तो बस बैलेंसिंग फिगर देखनी है। अगर आपने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे किया है तो आपने गुडविल का पेमेंट किया होगा। अगर आपका जो एसेट का वैल्यू था वो ज़्यादा है, आपने परचेज कंसिडरेशन कम पे किया है, तो दैट इज द कैपिटल रिजर्व। इसमें किसी प्रकार का कुछ फॉर्मूले की बात नहीं है। अब कुछ टर्म्स हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स पे चलेंगे। एक आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, वो जो कि सेक्शन 42 में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर होता क्या है, देखिए जब कंपनी क्या करती है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और
पब्लिक को इशू करती है, पब्लिक से कहती है कि हमारे कैपिटल को आप, हमारे शेयर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें कैपिटल दीजिए। ये बात होती है जब जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस। बट कुछ केस में क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं, ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो उनके एकदम रिलायबल पर्सन होते हैं और जो रिच टाइप के पर्सन होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कुछ पर्सन उन पे डिपेंड रहती है कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में ऑफ़र ना लाके सिर्फ उनके लिए वो ऑफ़र लेके आती है जो सब्सक्रिप्शन का है। तो इसको बोलते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट। This is an issue of shares to institutional investor or some selected group of person subject to prior approval to existing shareholder। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जो आपके ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ पर्सन है या कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि वो कंपनी की नज़र में एक रिलायबल पर्सन होता है और उससे कैपिटल को यहाँ पे अच्छे से रेज किया जा सकता है, ये कंपनी को लगता है। उस तो क्या कह रहा कि देयर इज़ नो नीड ऑफ इशूइंग फॉर्मल प्रोस्पेक्टस, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं, तो इस केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड इट इज़ कॉस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड ऑफ द रेजिंग कैपिटल। सीधी सी बात है, अगर आपने किसी एक ग्रुप पे आप डिपेंडेंट हो, आपने बोला है कि हम कंपनी को खड़ी कर रहे हैं तो आप हमें फाइनेंस करोगे, उस ग्रुप ने बोला ठीक है हम आपके जो शेयर्स हैं उनको परचेज कर लेंगे, ठीक है, आपने कंपनी परचेज की और डायरेक्टली उस ग्रुप से कांटेक्ट किया, उसमें जितने आपके इन्वेस्टर्स के ग्रुप थे वो आपने वहाँ पे उनसे कांटेक्ट किया, तो सीधी सी बात है आपकी कैपिटल रेज हो गई। आपने किसी प्रकार का कोई यहाँ पे पब्लिक ऑफर नहीं लेके आए, तो आपकी क्या बचा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी और साथ में आपका टाइम भी यहाँ पे बच गया। ये होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरी बात आती है आपकी, जब हम या कंपनी पब्लिक के लिए क्या करती है, सब्सक्रिप्शन लेके आती है, यानी कि पब्लिक के लिए शेयर्स इशू करती है, तो उस केस में दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो हो सकती है अंडर सब्सक्रिप्शन की, दूसरी कंडीशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1000 शेयर इशू किए, ठीक है, 1000 के लिए हमने यहाँ पे प्रोस्पेक्टस लाए, लेकिन जो एप्लीकेशन हमारे पास आ गए वो सिर्फ आए 900 के लिए। तो ये कौन सा केस है, ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। जितने शेयर का हमने प्रोस्पेक्टस जारी किया था, जितने शेयर हमने इश्यू किए थे टोटल, उसमें से सब्सक्रिप्शन हमारे पास कम शेयर्स का आया जितने एक्चुअल शेयर्स थे उससे। तो ये तो हमारा केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। अगर यही केस अगर ले लें, 1000 शेयर थे, अगर हमारे पास एप्लीकेशन आ गए 1200 के, तो ये हमारा हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपकी कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है और आपका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, तो उस केस में कंपनी के पास एप्लीकेशन बहुत भर भर के आते हैं। क्योंकि एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, कभी कोई अगर पोस्ट निकलती है, किसी को कोई वैकेंसी निकलती है, अगर उस वैकेंसी में अच्छा पे स्केल है और पोस्ट अच्छी है, तो उसके लिए एप्लीकेंट भी ज़्यादा होते हैं, राइट, उसके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ इसमें है कि आप शेयर्स की ऐसी कंपनी का आप इश्यू कर रहे हो जो आप अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें ज़्यादा लोग उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये केस होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। फिर इस केस में हमारे पास 3 डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको कंपनी के क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ईदर रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, जितने एक्सेस एप्लीकेशन आए हैं उनको सारे रिजेक्ट कर दो, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा होता है मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाता है जब आपने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया है और आपको शेयर्स कम मिले, तो उस जो बीच के गैप के अमाउंट है उसके लिए यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको बाद में समझाऊंगा। थर्ड आता है पार्शियली रिफंड अमाउंट और ऑन द अदर एप्लीकेंट्स प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि कुछ पैसा रिटर्न कर देंगे जिसका हमने फुल्ली यहाँ पे क्या किया, पूरी तरीके से हमने जिसके शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया उसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का पैसा पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। और जिसका हमने यहाँ पे पार्शियली किया है तो उसका हम क्या करेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। और पार्शियली जो पैसा होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे यहाँ पे 1000 शेयर थे और हमारे पास एप्लीकेशन आ गए 1200 शेयर के। अब इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी दुविधा में पड़ गई है कि कैसे इसको किया जाए।
तो उस केस में पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है कि कंपनी सीधे सीधे कुछ पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 200 एप्लीकेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, यानी कि पूरे के पूरे 200 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 200 एप्लीकेंट जो हैं इनका एप्लीकेशन मनी पूरा रिफ़ंड किया जाएगा। जितने एप्लीकेशन मनी इनका बनता है 200 का, उसका पूरा पैसा इनको रिफ़ंड किया जाएगा। रिफ़ंड कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट की एंट्री क्रिएट कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेंट रिसीविंग पे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम क्रेडिट कर देंगे जब हमें रिफ़ंड करना है। दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बोला कि जिसने आपके जैसे आपके पास कितने शेयर्स बचे हैं, आपके पास 800 यहाँ बच गए, 200 तो आपने रिजेक्ट कर दिए और 1200 यहाँ हो गए, तो 800 और 1200 का बच गया, यानी कि जिन्होंने आपके 1200 शेयर्स ऐसे हैं जिनको अब 800 शेयर मिलेंगे। एप्लीकेशन तो आई 1200 के लिए, लेकिन अब उनको सिर्फ 800 ही मिल पाएंगे। तो इस केस में आपके पास क्या कंडीशन है, इस केस में आप करोगे प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि कैसे आप इसको एडजस्ट करोगे, जो एक्सेस मनी है उसको आप अगले इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे आप एक तरह से आप एडजस्टमेंट करोगे। इसका प्रो राटा अलॉटमेंट का मैं एक अलग से आपको वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें 10-15 मिनट की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसका हल्का सा आइडिया भी लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे किया जाता है। बाकी जो एग्जाम्पल्स के साथ है उसको हम मे बी टुमारो हम समझ लेंगे एक अलग से वीडियो बना कर, राइट। अब आती है कॉल्स इन एरियर की बात। कॉल्स इन एरियर क्या होती है, कॉल्स इन एरियर यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो उस शेयर होल्डरों में से कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो जाते हैं जो अपनी सारी पेमेंट का सारी जो इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट नहीं कर पाते, उसमें डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने कितने यहाँ पे बेसिकली हम लेके चलते हैं 3 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, पहली एप्लीकेशन की, दूसरी अलॉटमेंट की और तीसरी फाइनल कॉल की, ठीक है। और भी कॉल हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, हम यही मान के चल रहे हैं। तो एप्लीकेंट क्या करता है, जो हमारा शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, उसको हमने शेयर तो अलॉट कर दिए, ठीक है। अब वो एप्लीकेंट नहीं है, अब वो शेयर होल्डर है। तो उस केस में वो क्या करता है, या तो अलॉटमेंट मनी पे करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया उसने, या तो फिर आपका फ़र्स्ट कॉल में उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अलॉटमेंट तक उसने मनी पे किया, लेकिन फ़र्स्ट कॉल आने तक उसने क्या कर लिया, डिफ़ॉल्ट किया, यानी कि उसका फ़र्स्ट कॉल का पेमेंट वो नहीं कर पाया, या तो उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट नहीं पेमेंट हो पाई, हमें रिसीव नहीं हो पाई, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। और इस केस में कंपनी चार्ज करती है इंटरेस्ट, किससे, जो शेयर होल्डर है। 10% का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, राइट। 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट का पेमेंट के साथ ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, उसका यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको। एनी अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड और डिमांडेड बाई कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर बट नॉट पेड बाई द शेयर होल्डर टिल द लास्ट डेट मेंशन्ड इन द कॉल लेटर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। सीधी सी बात है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट की डेट थी तब तक वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में ये क्या होगी, हमारी कॉल्स इन एरियर हो गई। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस एट रेट मेंशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 10% पर एनम एज पर टेबल एफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टेबल एफ में यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टेबल एफ में 10% पर एनम के हिसाब से आप यहाँ पे इंटरेस्ट का चार्ज कर सकते हो अपने शेयर होल्डर से, जिसने पेमेंट करने में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया है। कॉल्स इन एरियर हो गया जो, राइट। फिर है कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे कुछ पैसा जो है कंपनी के पास एडवांस में आ जाता है, तो उस पैसे पे कंपनी 12% का इंटरेस्ट पे करेगी शेयर होल्डर को। ये भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टेबल एफ में यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। वो कॉल्स इन एरर था, ये कॉल्स इन एडवांस है। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में बेनिफिट है 12% का, यानी कि 2% ज़्यादा रेट से यहाँ पे कंपनी जिस रेट से चार्ज कर रही है उससे 2% ज़्यादा बढ़ा के आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपने पेमेंट एडवांस में करी है। अब बात आती है फॉर फीचर ऑफ द शेयर। देखो हुआ क्या है, कंपनी ने सबसे पहले शेयर इश्यू कर दिए शेयर। उसके बाद होता क्या है, एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद तीसरा होता है, उनको अलॉटमेंट की जाती है। अलॉटमेंट करने के बाद उनकी पेमेंट्स ड्यू की जाती हैं। ड्यू की जाएंगी तो फिर वो पेमेंट करेंगे। अगर उन्होंने पेमेंट कर दी, ठीक है, अगर उन्होंने पेमेंट कर दी
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट उनकी हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पहली कोई भी इंस्टॉलमेंट का उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उस पर अगर वो लेट पेमेंट करता है तो उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का चार्ज लगाएंगे। कितना परसेंट से, 10% पर एनम के हिसाब से हम उनका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वो फिर भी बाद में भी अगर आपका पेमेंट नहीं करता है तो आप क्या करोगे, उसके लिए नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। अगर उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं करता है तो हम उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, यानी कि हम उसको अपने शेयर होल्डर में से हटा लेते हैं और जितना पैसा उससे रिकवर हो पाया, जितना उसने पेमेंट किया था, उस पैसे को भी हम क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। हम उसको एक पैसा वापस नहीं देंगे और उसके शेयर होल्डिंग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो वो हमारा होता है फॉरफीचर ऑफ द शेयर। यहाँ पे कहा गया है, इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ एनी कॉल, हिज मनी इज फॉरफिटेड और withheld by company, this is called forfeiture of the share। ठीक है, forfeiture share refer to the cancellation or termination of membership of a shareholder by taking away the shares and right of the membership। यानी कि अब शेयर होल्डर रहा ही नहीं तो मेंबरशिप किस बात की और उसके जो शेयर होल्डर था उसके राइट किस बात के। ठीक है, तो उसकी सारी जो आइडेंटिफिकेशन थी जो शेयर होल्डिंग की, वो यहाँ पे कंपनी ख़त्म कर देगी और जितना भी पेमेंट वो कर पाया था अभी तक, वो भी यहाँ पे आपका कब्जा कर लेगी। कौन, कंपनी। इसको बोलते हैं हमारे फॉरफीचर ऑफ द शेयर। अब इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे की जाती है फॉरफिट करने के बाद कितना, जो हमारा, एक बात समझ लो कि जो हमारे पास पैसा आएगा, फॉरफीचर का पैसा आएगा, अगर हमने उसके बाद उस शेयर्स को रीइश्यू किया तो वो बात की बात है। अगर हमने वो पैसा रीइश्यू करने के बाद भी कुछ पैसा बचता वैसे तो, लेकिन जो फॉरफीचर का पैसा है वो आपके किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, राइट, इतनी बात सही है। अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहली एंट्री क्या की है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है। ठीक, टू वेरियस कॉल्स इन एरिया टू फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे होता क्या है, बाई चांस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, एंट्री आपको फिर समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बोला है, राम होल्डिंग 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ विच RS2 ऑन एप्लीकेशन, RS3 ऑन अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। His shares were forfeited by the director. The final call is not made as yet. Given जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। यहाँ पे बोला है कि राम ने शेयर्स होल्ड किए, कितने, 10 शेयर्स होल्ड किए और एक शेयर कितने का था, ₹10 का था। ठीक है, ₹10 को बाइफरगेट किया गया है अलग अलग, उसमें ₹2 मांगा था एप्लीकेशन पे, ₹3 मांगे हैं आपके किसके, अलॉटमेंट पे। ठीक, तो आपका क्या हो गया, कितना बचा, RS2 ऑन एप्लीकेशन, RS3 ऑन अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे RS3 ऑन फर्स्ट कॉल, और आपके जो सेकंड कॉल थी। ठीक है, आपके 2 कॉल होंगे क्योंकि आपने क्या किया, 2 एप्लीकेशन पे ले लिए आपने। ठीक, और आपने अलॉटमेंट पे कितना, ₹3 ले लिए, 5 हो गए। और उसके बाद फर्स्ट कॉल आपने कितने की करी, 3 की करी, और लास्ट कॉल आपकी की, यानी कि लास्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 की, ये आपकी कॉल रही होगी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, ₹10 का हो गया। इस तरह से ये बाइफरकेशन होता है आपके जो इंस्टॉलमेंट है उसका। अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्री, किस तरह से हम उसके फॉरफीचर को, शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, जो आपका शेयर कैपिटल का अकाउंट है उसको डेबिट करना है। कितने रुपए से आप डेबिट करोगे, सबसे पहले वो चीज़ देखो। आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए, जो आपके शेयर्स थे, आपके टोटल शेयर्स थे ₹10 के। ठीक है, और उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आई थिंक आपका जो फाइनल कॉल है उसकी डिटेल नहीं दी गई है और यहाँ पे ₹8 ही आपसे मांगा गया है। यहाँ पे कहीं पर ये नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में कि आपको जो पूरा अमाउंट है उसका पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ₹8 ही कंपनी ने मंगाया है। ₹2 है वो फाइनल कॉल का पैसा, अभी उसको नहीं मंगाया है कंपनी ने, वो उससे बाद में जो हमने पहले डिस्कस भी किया था कि सारा पैसा एक बार भी मंगा सकती है और सारा फुल्ली कॉल्ड अप यहाँ पे लिखा होता
कहीं पर ही अगर फुल्ली कॉल्ड अप लिखा होता ना तो वो पूरा का पूरा 10 रुपये उसने मंगाया होता। यहाँ पे बात कहीं पे की ही नहीं गई है, आपके सिर्फ 2 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन का बताया, 3 रुपये अलॉटमेंट का बोला है और 3 रुपये फर्स्ट कॉल का बोला है, और जिसमें उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया 3 रुपये में, तो 8 रुपये ही यहाँ पे कॉल्ड अप किया गया कंपनी के द्वारा, 2 रुपया एज ए रिजर्व उसने यहाँ पे बचाया हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट कंपनी को मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था? कंपनी को मिलना चाहिए था 10 शेयर्स थे, राइट, और टोटल रुपीज़ था 8। टोटल कंपनी को मिलना चाहिए था 80 रुपये। ठीक है, तो हमने इसमें कितना लिख दिया? कैपिटल अकाउंट में हमने कितना रुपये लिख दिया? 80 रुपये। 10 गुणा 8, 80 रुपीज़। ठीक है, ये होगी हमारी डेबिट की बात। अब क्रेडिट साइड में देखो, उसने सबसे पहले कितने रुपए का पेमेंट कर लिया था उसको देख लो, यानी कि हमने कितना फॉरफिट कर लिया उसको देख लो। उसने पेमेंट अभी तक कर लिया, 2 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दिए और 3 रुपये उसने किस पे दिए? 3 रुपये उसने एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, उसने 2 रुपये आपके एप्लीकेशन पे दे दिए, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, यानी कि टोटल उसने 5 रुपये का यहाँ पे पेमेंट कर दिया। कितने शेयर्स पे? 10 शेयर्स पे, यानी कि उसने 50 रुपये का पेमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया होगा, और वो पैसा कंपनी कब्जा कर लेगी, और उस कब्जे के पैसे को ही शेयर फॉरफीचर अकाउंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो 50 रुपया है वो आपके एंट्री हो जाएगी टू शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से। ठीक है, और टोटल अमाउंट था 80 रुपया, मांगा 80 रुपया था कंपनी ने, 50 का पेमेंट किया, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कितने का हुआ? 30 रुपये का डिफ़ॉल्ट कर दिया। 30 रुपये भी हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से भी निकल जाएगा, और यहाँ से भी हम इसको टैली कर पाएंगे कि उसने 30 रुपये का डिफ़ॉल्ट किया है। यहाँ पे बोला है ही कुड नॉट पे RS 3 रुपये का पेमेंट नहीं कर पाया। कितने शेयर उसने लिए थे? 10 शेयर लिए थे, तो 30 रुपये का जो अमाउंट था उसका उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट की। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब ये बात थी हमारी जब हमने शेयर्स को इश्यू किया था एट पार। एट पार का मतलब जैसे 10 रुपये का था शेयर, तो उसको इश्यू भी हमने कितने का किया? 10 रुपये का ही इश्यू किया। ठीक है, अब बात करेंगे एक एग्जांपल की, उसमें समझेंगे जनरल एंट्री वही होएगी, जहाँ उसका चेंज हुआ उसको देख लेंगे। जो शेयर हमने इश्यू किए प्रीमियम पे, प्रीमियम इन द सेंस कि आपने जितने का शेयर था उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए यहाँ पे इसको इश्यू किया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इसमें बोला है 1000 शेयर ऑफ ₹10 each issued at premium of ₹2 per share are forfeited, on which only application money of ₹4 has been received and ₹8 में आपका यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्लूड है, हैज़ नॉट बीन रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आपके जो शेयर हैं टोटल 1000 शेयर हैं, जिसमें 10 ईच है, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, और उसको इश्यू किस पे किया? आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है। अब पैसा कैसे कैसे मांगा उन्होंने? RS 2 आपका क्या मांगा है? प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर आर फॉरफिटेड, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 हैज़ बिन रिसीव, यानी कि 4 रुपये आपके एप्लीकेशन पे मांगे हैं। ठीक, और बाकी के जो 8 रुपये हैं, 4 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं, और जो बाकी के 8 रुपये हैं वो आपके अलॉटमेंट और बाकी के चीज़ों पे मांगे हैं जो आगे की कॉल होगी। और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 12 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 2 रुपये यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया है। 10 रुपये का शेयर था और 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है, यानी कि टोटल कितना है? 12 रुपये पे इसको इशू किया गया है। तो टोटल हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 12 रुपये की होनी चाहिए। 4 रुपये का आपने क्या किया? यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रख दिया है, और 8 रुपये जो आपका वो डिफ़ॉल्ट करके पेमेंट करने में, उसको आपने यहाँ पे फॉरफिट कर लिया है। तो जनरल एंट्री देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले वही एंट्री होगी हमारी, इसमें एक एंट्री बढ़ जाएगी बस, शेयर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। देखिए यहाँ पे बोला क्या क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास टोटल पैसा कितना आना चाहिए था? टोटल हमारे पास पैसा आना चाहिए था 1000 × 10। शेयर कैपिटल के अकाउंट में मैं बात कर रहा हूँ, शेयर प्रीमियम के अकाउंट में, प्रीमियम सिक्योरिटी अमाउंट में अलग से पैसा जाता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, शेयर का जो एक्चुअल पैसा है, शेयर कैपिटल का पैसा है, शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाएगा। जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी शेयर कैपिटल में एक्चुअल पैसा कितना जाएगा, तो वो आपका जाएगा 10,000 रुपये। और सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 1000 शेयर, 2 रुपये का एक, तो आपके पास सीधे
20,000 2,000 रुपये आपके पास हो गए सीधे। 2,000 रुपये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 10,000 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 2,000 रुपये। कैसे जाएगा आप मैंने आपको बता दिया है। 1,000 इसके शेयर हैं और 2 रुपये का एक शेयर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया, यानी प्रीमियम एक शेयर पे 2 रुपये है, तो 1,000 शेयर पे टोटल प्रीमियम 2,000 रुपये हो गया, सीधी सीधी बात है। और जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो फेस वैल्यू जाएगी, तो 10,000 रुपये आपका सीधे सीधे शेयर कैपिटल अकाउंट में चले गया। अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे, 2 चीज़ें वही जो पहले की थी। सबसे पहले फॉरफिट कितना किया उसको देख लेते हैं हम। फॉरफिट हमने किया है, फॉरफिट हमने किया, यहाँ पे इंक्लूड है इसमें, ये चीज़ भी आपके सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो हमने टोटल अमाउंट जो फॉरफिट किया है वो हमने किया है यहाँ पे 4,000 रुपये का, ठीक है। अब आप बताओ 4,000 रुपये कैसे हमने यहाँ पे फॉरफिट किए, क्योंकि फॉरफिट वही अमाउंट किया जाएगा जो उसने पेमेंट किया है। उसने पेमेंट कितने का कर दिया, 4 रुपये का पेमेंट कर दिया। कितने शेयर पे कर दिया, 1,000 रुपये, 1,000 शेयर्स पे। 1,000 शेयर पे उसने 4 रुपये एप्लीकेशन के दे दिए, यानी कि 4,000 का वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो इस पेमेंट को हम जब्त कर लेंगे, यही हमारा शेयर फॉरफिट का अमाउंट होता है। तो 4,000 रुपये यहाँ आ गए। अब आप चाहें तो इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो और ऊपर से हम टैली भी कर सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर कितना रहा होगा, 8,000 रुपये रहा होगा। देख लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा, और इसमें देखो यहाँ पे बोला है RS8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। 8 रुपये उसने पेमेंट नहीं किया, कितने शेयर पे, 1,000 शेयर पे। तो सीधे सीधे कितना हो गया, 8,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये आपका कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आ गई, 8,000 रुपये आ गए हमारा। इस तरह से आपका ये टैली कर गया दोनों साइड, ठीक है। और इंक्लूडिंग बोला है, ठीक है। इसमें इसने क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है, इसलिए इसमें 2,000 रुपये जो अमाउंट था ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इंक्लूड है। और 10,000 जो इन दोनों का अमाउंट में जो 10,000 टोटल हो गया वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाएगा। और जो अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो सिर्फ किस में बताया गया है, इस 8,000 में बताया गया है, जो कि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जनरल एंट्री बनती है। अब बात आती है, फॉरफिट तो कर लिए, शेयर को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट भी कर लिया और उसकी हमने एंट्री भी कर ली। उसका जो अमाउंट था उसको हमने शेयर कैपिटल के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया, और जो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट था उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में भी डाल दिया। अब बात आती है कि क्या कंपनी अपने शेयर्स को रीइश्यू करेगी। रीइश्यू करने का मतलब जो फॉरफिट किए गए शेयर हैं उनको दूसरे किसी को बेच देना, ठीक है। उनको दूसरों को ऑफ़र करना, किसी को, जो कोई और इन्वेस्टर उस शेयर्स को परचेज कर लेता है जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे, तो वो आपका रीइश्यू ऑफ द शेयर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली जो नॉर्मल बिजनेस में देखा जाता है, जो आपने फॉरफिट किए हैं शेयर, अगर आप उसको रीइश्यू करते हो तो वो आपके डिस्काउंट पे यहाँ पे इशू किया जाता है, ताकि आप अच्छे जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक। तो उस केस में इनको आप डिस्काउंट पे देते हो, और उस डिस्काउंट का जो पैसा है ना वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। उस पैसे को हम कहाँ से सेटअप करेंगे, उस पैसे को सेटअप करेंगे, डिस्काउंट के पैसे को, जो हमने शेयर फॉरफिट किए थे उसके अमाउंट से। एक जनरल एग्जांपल समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 10 रुपये का हमारा शेयर था, फेस वैल्यू हमारी 10 की थी। हमने इसको इशू किया किसी व्यक्ति को, चलो एक्स को इशू किया, लेकिन एक्स ने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, बट उसने 4 रुपये का पेमेंट करके गया। वो 4 रुपये का पेमेंट किया, बाकी का हमें नहीं पता, हम छोड़ देते हैं। 6 रुपये का उसने पेमेंट नहीं किया, वो बात की बात है। 4 रुपये हमें मिल गया, लेकिन बाद में उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। तो 4 रुपये हमने क्या कर लिया, उसका फॉरफिट कर लिया। 4 रुपये हमारे पास अब रिजर्व के, हमारे जो फॉरफिट हमारे जो कैपिटल रिजर्व में है उसमें हमारा सेव है 4 रुपये, राइट। अब इस 10 शेयर्स को हमको किसी और को इशू करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रीइश्यू कर देंगे। अब हमने कंपनी से कहा चलो 10 रुपये का शेयर था, अब आप क्या करो, इसको 8 रुपये में परचेज कर लो। हमने क्या दे दिया, 2 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब 2 रुपये जो कंपनी है वो कहाँ से बियर करेगी, कंपनी के लिए तो ये लॉस हो गया। कंपनी वो बियर करेगी जो हमने 4 रुपये फॉरफिट किए थे उसमें से 2 रुपये इसमें एडजस्ट करेगी,
ठीक है, वो हो गए 10, और बाकी जो 2 बचे हैं 2 रुपये, वो आपके किस में ट्रांसफ़र होंगे, आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये यहाँ पे होती है एडजस्टमेंट आपके जो फॉरफिट अकाउंट है और जो डिस्काउंट पे आप इशू करोगे, किसी को री इशू करोगे अपने सीएस को। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ द 10 ईच, यानी कि 200 शेयर हैं, 10 रुपये का एच है। यहाँ पे फुल्ली पेड बोल दिया है। ठीक है, एक्स फॉर नॉन पेमेंट और अलॉटमेंट मनी ऑफ RS 3 per share and first call and final call of ₹4 per share. He paid the application money of ₹3 per share. These shares were reissued to Y for ₹8 per share. पास नेसेसरी जनरल एंट्री। यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 रुपये का आपका शेयर है। ठीक है, उसमें से आपको क्या कहा गया है, आपके आपका जो ये है, ही पेड द एप्लीकेशन मनी, उसने क्या करा, 3 रुपये का जो एप्लीकेशन मनी था वो तो यहाँ पे पेड किया, उसके अलावा 3 रुपये अलॉटमेंट का था और 4 रुपये कॉल का पैसा था। तो वो सिर्फ इस पैसे को ही यहाँ पे कर पाया। जो 3 रुपये का एप्लीकेशन था उसको ही पे कर पाया। जो 3 रुपये का आपका जो अलॉटमेंट था और 4 रुपये का आपका जो कॉल का पैसा था वो यहाँ पे वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो उस केस में हमने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। यानी कि हमने टोटल कितना रुपये फॉरफिट कर लिया होगा, 7 रुपये हमने यहाँ पे 3 रुपये हमने यहाँ पे फॉरफिट कर लिए, क्योंकि 3 रुपये का उसने पेमेंट किया था। कितने शेयर पे किया था, 200 शेयर्स पे उसने पेमेंट किया था। तो 200 गुणा आपके कितने शेयर से, 200 गुणा 3, यानी कि 600 रुपये हमने टोटल उसका फॉरफिट कर लिया होगा। इतनी बात तो हमें यहाँ पे क्लियर पता चल गई है। अब वो कह रहा है कि जो शेयर्स थे ना, जो शेयर फॉरफिट किए वो रीइशू कर दिए हमने, किसको, वाई को। कितने रुपये का, 8 रुपये का। मैंने क्या कहा था, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये का आपने इशू कर दिया। तो क्या किया, डिस्काउंट पे इशू किया ना, 2 रुपये का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया पर शेयर का। अब ये डिस्काउंट को कहाँ से रिकवर किया जाएगा, वो किया जाएगा जो हमने यहाँ पे 4 रुपये का जो उसने एप्लीकेशन पे पेमेंट किया था ना, उसके पैसे से हम यहाँ पे इसको रिकवर करेंगे। 4 रुपये नहीं, बेसिकली यहाँ पे 3 रुपये का उसने पेमेंट किया है। 3 रुपये जो इसने पेमेंट किया है, इसमें से हम इसको रिकवर करेंगे 2 रुपये को, और 1 रुपया फिर भी हमारा कहाँ चले जाएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, जनरल एंट्री देखते हैं। सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, बेसिक सा समझने वाली चीज़ है, हल्का दिमाग से इसको समझ लो। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हमें मिलना कितना चाहिए था, हमारे पास कितने शेयर्स थे, ऊपर देख लो क्वेश्चन में, 200 शेयर्स थे। 200 शेयर्स थे, एक शेयर कितने का था, फुली पेड अप है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए 2000 रुपये का अमाउंट हमारे पास आ जाना चाहिए। तो टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट 2000 का आना चाहिए, राइट। बट आया कितना, अब उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है उसको देखो, शेयर फॉरफिट अकाउंट कितना है, यहाँ पे देख लो। शेयर फॉरफिट अकाउंट जो मैंने ऊपर बताया, 200 शेयर्स थे, 3 रुपये का उसने पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन पे, 600 रुपये का वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि 600 रुपये हम उसके फॉरफिट कर लेंगे। 600 रुपये फॉरफिट कर लिए तो उसको डाल दो फॉरफीचर अकाउंट में, डाल दिया। अब देखो, अब फर्स्ट कॉल की बात आती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने क्या किया, और अलॉटमेंट, दोनों को अलग अलग लिखो या एक साथ लिखो। शेयर अलॉटमेंट पे कितना डिफ़ॉल्ट किया उसने, अलॉटमेंट आपका 200 शेयर्स थे, 3 रुपये का एक शेयर था, तो 600 रुपये का वो पेमेंट कर ही नहीं पाया। तो 600 रुपये आपके क्या हो गए, अलॉटमेंट में आपके ये आपको मिल नहीं पाए। 600 ये हो गए, 600 1200 हो गए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना था, 200 रुपये, 200 शेयर्स थे, 4 रुपये का एक कॉल था, तो आपके 800 रुपये ये बन गए। पैसा फॉरफिट किया हमने टोटल 600 रुपये, और जो हमें नहीं मिल पाया वो मिल पाया 1400 रुपये हमें नहीं मिल पाया, जो दो ये एंट्री आप लोग देख रहे हो। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये 2000 रुपये आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको रीइशू करेंगे। रीइशू करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री आएगी, हमारे पास सबसे पहले बैंक की एंट्री आएगी, ठीक, और उसके बाद
दूसरी एंट्री आएगी, क्योंकि बैंक की एंट्री हमारे कितने उसके लिए आएगी, 8 रुपये के लिए आएगी। 8 रुपये के हिसाब से ही तो पैसा आएगा। हमने उसको रीइश्यू 10 रुपये का थोड़ी किया है। एक्चुअल प्राइस था उसका वो 10 रुपये था, लेकिन हमने उसको इश्यू डिस्काउंट पे किया, तो हमने 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से किया। तो कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। एक्चुअल पैसा हमारे अकाउंट में कितना आया होगा, 1600 रुपये आया होगा। लेकिन ये तो घाटा हो गया, हमें तो चाहिए था 2000 रुपये। तो क्या करेंगे, 1600 तो आ गए अकाउंट में कैश। उसके बाद जो फॉरफिटर शेयर अकाउंट है ना, वहाँ से 400 रुपया एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 3 रुपये पर कॉल का अभी भी हमारे पास बचा है, क्योंकि हमने उसको फॉरफिट किया था ऊपर, राइट, आपको ध्यान होगा। तो 2 रुपये पर कॉल का यहाँ पे ले लेंगे, पर शेयर का यहाँ पे हम उस वहाँ से उठा कर यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास कितना, 400 रुपये हमने यहाँ पे वहाँ से एडजस्ट कर दिया। टोटल वहाँ कितना पैसा बचा है, 600 रुपये वहाँ बचा है। तो अब 400 रुपये हमने यहाँ डाल दिया, तो 200 रुपये हम इसके कहाँ डाल देंगे, ये वाला अमाउंट सीधे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, फॉरफिटर शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया सीधे सीधे 200 रुपये। ये 200 प्लस ये 400 हो गए 600 जो फॉरफिट किए थे, और बाकी के जो उसको इश्यू किए थे वो भी यहाँ पे हो गए। हमने कितने का इशू किया, 8 रुपये का एक शेयर इशू किया, 200 शेयर टोटल थे, तो 1600 का अमाउंट हो गया। उसके बाद हमें घाटा हो गया, तो हमने तो कहा हमें तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिकवर करना पड़ेगा। तो रिकवर कर हमने इसको किया, 400 रुपये से हमने क्या कर लिया, फॉरफिटर अकाउंट से, फॉरफिटर जो अकाउंट था वहाँ से 400 रुपये उठाए, यहाँ डाल दिए, 2000 रुपये में मामला ख़त्म, बराबर हो गया मामला। तो बस शेयर कैपिटल में 2000 रुपये हो गए। अब क्या है, अब मामला जो पैसा बचा है उसको कहाँ डाल दो, आपके कैपिटल रिजर्व में डाल दो। फॉरफिट अकाउंट में कितना पैसा होगा, 200 रुपये, क्योंकि हमारे पास 200 शेयर थे, 1 रुपया पर शेयर का वहाँ बचा हुआ है, तो 200 रुपये हमारा सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बात थी जब हम रीइश्यू ऑफ द शेयर करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपके इतने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, इतने रुपए का शेयर था, तो आपके शेयर कैपिटल में जो आपके कैपिटल रिजर्व है उसमें कितना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा सका है, और इस बार भी यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन तो पुटअप होगा ही होगा। और इससे फॉरफिचर से आप 101% समझो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना कि आपके पहले आपने क्या किया, टोटल अमाउंट जितना भी आपको मिलता था वो आप शेयर कैपिटल में डालोगे, मिलना चाहिए था, और उसके बाद देखोगे आपके फॉरफिट कितना किया उसको देखो, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट किया है, जो कॉल्स इन एरर है, वो टोटल कितनी है। ये वो बात हो गई हमारी पहली एंट्री की। उसके बाद जब रीइश्यू करोगे, रीइश्यू में आपको पैसा मिलेगा, पैसा उतना ही मिलेगा, उतने पर शेयर के हिसाब से मिलेगा जितने आपने उसको अलॉट किया है। 8 रुपये का आपने अलॉट किया तो 8 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 1600 मिल गया। अब आपने कहा यार मुझे तो 2000 रुपये चाहिए थे, अभी तो 1600 ही मिल पाए, 400 रुपये का घाटा कहाँ से पूरा करो। तो वो घाटा पूरा करेगा हमारा शेयर फॉरफिटर, क्योंकि वो हमारा एक तरह का सरप्लस है जो हमने जब्त कर लिया है। तो 400 हमने वहाँ से उठा लिए, 600 वहाँ टोटल बचे थे, और 200 हमने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पे 2000 की एंट्री हमारी मैच हो गई। तो ये बात थी हमारी इसकी, किसकी, फॉरफिट करने के बाद जब हम उसको रीइश्यू करेंगे शेयर को, तो कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी मनी की, ये हमने देख लिया। सो गाइज, ये सब कुछ आज का था। दैट्स इट फॉर टुमारो। तो आज हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा फॉरफिचर अकाउंट क्या होता है। उसके अलावा पहले कुछ टर्म्स भी देखे, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और टर्म्स भी देखे थे। और उस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी आज वो यही पढ़ी कि आपका जो शेयर फॉरफिचर क्या होता है, और शेयर फॉरफिचर के बाद जब रीइश्यू ऑफ द शेयर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ये हमने देखे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो हम फॉरफिट का अमाउंट हमने अभी पढ़ा ना, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा बचता है, वो आपका बचता है प्रोराटा का, प्रोराटा अलॉटमेंट। उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद इसकी अलग से एक वीडियो आपके पास आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट कौन से केस में होता है, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, बाई चांस 1000 के शेयर थे, ठीक है, 1000 के शेयर हैं, इशू कितने के हो गए, 1200 के हो गए, सॉरी 1000 टोटल शेयर थे, एप्लीकेंट कितने आ गए हमारे पास,
1200 आ गए। अब इस केस में क्या किया जाए, कंपनी ने डिसाइड किया, यहाँ पे ये छोटा सा लिख देता हूँ काम करने के लिए बचेगा। 1000 शेयर थे, 1200 हमारे पास एप्लीकेशन आ गए। इस केस में कंपनी ने कहा सबसे पहली चीज़ कि हम क्या करेंगे, 400 जो एप्लीकेशन है ना, उसको तो पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया, बचे कितने, दूसरा। और कंपनी ने बोला कि हम क्या करेंगे 400 एप्लीकेशन, 400 एप्लीकेशन को फुल अमाउंट में इशू कर देंगे, फुल उनको जितने का अप्लाई किया था उतने शेयर दे देंगे। 800 हुए और फिर बचे 400। तो जो 400 बचे हैं ना, उन पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात है, प्रो राटा अलॉटमेंट की। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहली केस, यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें एक साइड को आपको लिखना है यहाँ पे अप्लाई किया जितना, और यहाँ पे राइट साइड में आपको लिखना है अलॉटमेंट, जितना आपको अलॉट हुआ। ठीक है, पहली केस में यहाँ पे आप लिखेंगे जितने ने अप्लाई किया था। ठीक, जैसे कि हमने बोला 400 ने जो अप्लाई किया था, इनको तो हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ये तो नील हो गए। इनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड, पूरा का पूरा पैसा इनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके फुल वाले थे, 400 आपने बोला, इनको आपने फुल दे दिए, यानी कि 400 के 400 आपने इनको दे दिए। तो अब टोटल आप कर लो, 800 यहाँ हो गया और 400 यहाँ हो गया। ठीक है, अब अप्लाई वाले ये टोटल हमारे 800 हमें वो कर चुके हैं, हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। तो हमारे पास कितने बचे, 400 और बचे। ठीक, और यहाँ कितने बच गए, 400 ही अभी दिए हैं, तो यहाँ हम यहाँ पे 800 मान लेते हैं टोटल, और 700 मान लेते हैं, चलो वो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो 700 मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बच गए 300। अब जो 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किए लोगों ने हैं, उनके लिए अवेलेबल कितने हैं, 300 ही शेयर अवेलेबल हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं हमने क्या किया। हमने उसमें थोड़ा एंट्री में चेंज किया है। जो हमने 1200 की बात की थी ना, वो हमने 1000 शेयर की बात की थी, उसको हमने 700 कर लिया है। 400 शेयर तो हमने क्या किए, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिए। तो इसका तो हम सीधे सीधे एंट्री पास कर देंगे, हमारे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये सीधे हमारा पैसा वापस हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने करी, 400 शेयर्स जो अप्लाई किए थे 400 लोगों ने, पूरे के पूरे 400 उनको दे दिए। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा है, देखिए 400 तो रिजेक्ट हो गए, ये तो गए सीधे, इनको एक भी शेयर नहीं दिया तो जीरो यहाँ पे। और जो 400 और थे, उन्होंने 400 के 400 ले लिए, तो यहाँ पे भी 400 आ गया। टोटल जो एप्लीकेंट थे अब वो कितने हो गए, 400 ही हमारे पास बच गए, क्योंकि 800 का हमने सेटलमेंट कर दिया। और टोटल जो हमारे पास शेयर्स एक्चुअल में शेयर बचे हैं, वो बचे हैं 300। अब ये 400 और 300, 400 लोगों ने अप्लाई किया है बट उनको मिलेंगे 300, इसका होगा प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक, प्रो राटा अलॉटमेंट में करेंगे क्या, जो पैसा पहले आ चुका है, जैसे 400 शेयर्स है ना, 400 शेयर्स को मिलेंगे 300 शेयर, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए इनके बीच में, यानी कि 100 शेयर हो गए। 100 शेयर का बाई चांस आपने एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा है, तो 2 रुपये आपका 2 से गुणा कर दो, 200 रुपये जो एक्सेस अमाउंट आया है ना, इसी को हमको एडजस्ट करना होता है। हम इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम जैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया ये मनी, तो उसके बाद ठीक है पूरा हो गया। तो नहीं हुआ तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा, फर्स्ट कॉल में बोलेगा तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, और बोलता है कि जितना एप्लीकेशन में आपने एडजस्ट करते हो एप्लीकेशन में करो, सॉरी अलॉटमेंट में करो, अलॉटमेंट में आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर एक्सेस अमाउंट बचता है तो उसको या तो रिफ़ंड कर दो, या तो आप फाइनल कॉल में उसको करो। जैसा इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से इसको किया जाता है, क्योंकि ये पैसा उसका जो इन्वेस्टर है उसका पैसा है, इसको तो हमको सेटल करना पड़ेगा। और जो फुल में रिजेक्ट कर दिया, हमने पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिया, उनका तो पूरा एप्लीकेशन का पैसा हम यहाँ पे वापस कर देंगे फुल में। ठीक, अलॉटमेंट किस, प्रो राटा अलॉटमेंट सिर्फ उसका होगा जिसको पार्शियली अलॉट किया गया है, जिनको जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना नहीं मिल पाया बट उनको मिला है। ठीक है, और जितने फुल वाला था उसका भी यहाँ पे मामला ख़त्म है, क्योंकि जितने के लिए अप्लाई था उतने का उन्होंने उसको दे दिया शेयर्स, तो बात ख़त्म, कोई उधारी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी बात थी आज की। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, उसके बाद कल नेक्स्ट कोई और टॉपिक देखते हैं, हो सकता है डिवेंचर वाला करें, तो अभी आपको कल इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच चैनल के साथ बने रहने के लिए, और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।